So hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome again to Sahitya Study UGC Net Classes. This is the special lecture on Lord Byron. इससे पहले हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हैं रोमांटिक एज के लाइक वर्ड्सवर्थ है, एस टी कोलरेज है, साउदे, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स, इन सब को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉर्ड बायरन के बारे में. लॉर्ड बायरन को हम पढ़ेंगे आज की इस लेक्चर में. लॉर्ड बायरन की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डिफॉर्मिटी है, थोड़े से लंगड़े थे, बट ही वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन. और इतने हैंडसम थे कि जो रॉयल क्लास की लेडीज हैं वो भी मिलने के लिए आती थी, तो उनको ये बोलता था टेक एन अपॉइंटमेंट, कि मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो. ही हैड वेरियस अफेयर विद वेरियस वुमेन. इवन ही हैज बीन अक्यूज्ड फॉर हैविंग अफेयर विद हिज ओन कजन सिस्टर. इनकी खुद की कजन सिस्टर के साथ भी ऐसा एक्यूज किया गया है कि लॉर्ड बायरन का अफेयर था. बट इन लिटरेचर वी जस्ट केयर अबाउट द राइटिंग, नॉट द पर्सनल लाइफ. राइट, ऐसे तो अगर देखा जाए ना, पर्सनल लाइफ को देख के अगर नोबेल अवार्ड दिया जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो बाय नेचर क्रिमिनल हैं. ठीक है, तो मतलब और भी मोरली करप्ट हैं जो राइटर हैं, तो नोबेल उनको कभी मिलेगा ही नहीं. बट नोबेल अवार्ड, बुकर अवार्ड, ये सिर्फ राइटिंग देखते हैं कि राइटिंग का स्टाइल क्या है, कितना अच्छा किस राइटर ने लिखा है. राइट, सो ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न स्टाइल सेलिब्रिटी. जो सेलिब्रिटी रहते हैं ना, जैसे इस तरह से वो रहता था, लाइक काला चश्मा पहनता था, अच्छे स्टैंडर्ड के कपड़े पहनता था. इस तरह से ये फर्स्ट मॉडर्न स्टाइल सेलिब्रिटी माना जाता है. थोड़ा लंगड़ा था, बट ही बिकेम फेवरेट ऑफ लेडीज. ही वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन, बट बाय कैरेक्टर ही वॉज वेरी बैड. ही हैज बीन अक्यूज्ड अफेयर विद वेरियस वुमेन एंड हिज ओन कजन. राइट, हिज वाइफ नेम इज एन इजाबेला. एन इजाबेला था, लेकिन एनाबेला बना दिया था इसको मिला के, एन और इजाबेला को. तो ये बोलते हैं इसकी वाइफ को एनाबेला. और ये इसका जो मॉडर्न स्टाइल था, जो सेलिब्रिटी वाला जो स्टाइल था, इसको ये बहुत ज्यादा पसंद करती थी इसकी वाइफ. और इसके लिए इसने टर्म कॉइन की है बायरोमेनिया. Who coined the term Byromania? This lady, Annabella. Byron's wife coined the term Byromania. He invented, इसने लॉर्ड बायरन ने इन्वेंट किया है एक कैरेक्टर. He invented a character और कॉन्सेप्ट बायरनिक हीरो. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है बायरनिक हीरो से कि बायरनिक हीरो क्या है ये कॉन्सेप्ट बायरनिक हीरो में. इफ वी टॉक अबाउट बायरनिक हीरो, ए डेंजरस मैन टू नो. ए डेंजरस मैन टू नो, द मोर ही वॉज बैड द मोर ही अट्रैक्ट्स द वुमेन. जितना बुरा है वुमेन को उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट करता है. कनिंग है, मैनिपुलेटिव है. ठीक है, ब्रेकिंग द रूल्स, अपने ही जो रूल्स हैं वो तोड़ देता है, मतलब बिना किसी की परवाह किए बिना रहता है. इस तरह का होता है ये बायरनिक हीरो. सोसाइटी में जो क्या उसकी रेपुटेशन होगी अगर वो ऐसा करेगा, तो मतलब बिना सोच समझ के काम करने वाला, बहुत ही मैनिपुलेटिव होगा. और एक जो कनिंग पीपल होते हैं उस तरह के, उसमें आता है ये बायरनिक हीरो. ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है. सोशल लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं होता उसको. ही डज नॉट बिलीव एनी काइंड ऑफ सोशल लाइफ. ये होता है बायरनिक हीरो. बट लॉर्ड बायरन ने अपने एक वर्क डॉन जुआन में, इसमें जो कैरेक्टर बनाया है वो बेस्ड है डॉन जुआन की खुद की लाइफ पे. लेकिन यहां डॉन जुआन में ये बायरनिक हीरो वाला कॉन्सेप्ट ऑपोजिट अप्लाई होता है. देखो, बायरनिक हीरो क्या है? जो वुमेन को इजीली अट्रैक्ट करता है. द मोर ही बैड द मोर ही अट्रैक्ट्स द वुमेन. बट डॉन जुआन में क्या है?
ये इजीली सेड्यूस हो जाता है वुमेन से, मतलब दूसरी वुमेन इसको सेड्यूस करती है इस डॉन जुआन में। तो हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं एक बार, डॉन जुआन 1819 में इसको लिखा है। इन इट ही शोज द अपोजिट ऑफ हिज कैरेक्टर, जो कैरेक्टर लॉर्ड बायरन का था उसके अपोजिट दिखाया है ये वाला कैरेक्टर। इन इट ही इज इजीली सेड्यूस्ड बाय वुमेन, बायरन हिमसेल्फ कॉल्ड इट एन एपिक स्टायर। बायरन ने खुद इसको एपिक स्टायर बोला है। इसमें 16.5 कैंटोज है, मतलब जो 17th कैंटो है वो अनफिनिश्ड है, 16 कंप्लीट कैंटोज हैं और लास्ट वाला अनकंप्लीट है, 17th कैंटो इज अनफिनिश्ड। डॉन जुआन की मदर का नेम है इसमें डोना इनेज। ये डॉन जुआन की जो वाइफ है एन इजाबेला, उस पे ये बेस्ड है कैरेक्टर, इसकी मदर वाला डोना इनेज। इसका फादर है जोस इनेज और डोना जूलिया होती है ये डोना इनेज की फ्रेंड है और ये फर्स्ट लेडी है जो अट्रैक्ट हो जाती है डॉन जुआन की ओर, या डॉन जुआन को जो सेड्यूस करती है। मतलब पहला अफेयर किसके साथ होता है? डोना जूलिया के साथ डॉन जुआन का। दिस पोएम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इमोरल कंटेंट। इसमें काफी इमोरल कंटेंट है, वेरियस अफेयर जो हैं वो दिखाए गए हैं, इसलिए इस पोएम को क्रिटिसाइज भी किया गया है। इन टोटल कैंटोज कितने हैं? 16.5। बट इन थर्ड कैंटो he inserted वर्ड्सवर्थ, साउदे एंड कोलरिज। ये नाम पूछे जा सकते हैं कौन से कैंटो में है? 3 कैंटो में इन 3 राइटर को इंसर्ट किया है, वर्ड्सवर्थ, साउदे एंड कोलरिज को। एंड इन 11th कैंटोज ही मेंशन्ड जॉन कीट्स एंड सेड अबाउट कीट्स he was killed by a critic, कि वो एक क्रिटिक से मारा गया। कैसे? जैसे एडोनियस में बात की ना, पीबी शैली की एलिजी है एडोनियस जो लिखी गई है जॉन कीट्स की डेथ पे, तो उसमें क्या बोला है उसने कि क्वार्टरली रिव्यूअर रिस्पॉन्सिबल है जॉन कीट्स की इमेच्योर डेथ के लिए, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसिज्म किया इनके पोएम्स का, वर्क्स का, जिसकी वजह से क्या हुआ, कीट्स की इमेच्योर डेथ हो गई। तो ये लॉर्ड बायरन बोलता है कि ये कैसा आदमी था जो एक क्रिटिक से मारा गया, तो इसके बारे में बात कर रहा है ये। इन लास्ट कैंटोज बायरन कंपेयर हिमसेल्फ टू मार्टिन लूथर, लेकिन खुद को कंपेयर कर रहा है मार्टिन लूथर से एंड गैलीलियो से। मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर है और ये गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर है। गैलीलियो याद रखना ये उस टाइम की बात है जब जॉन मिल्टन की एज हमने पढ़ी थी, तो मिल्टन जब हाईलैंड के टूर पे था तब वो मिला था गैलीलियो से। ये हिस्टोरिकल फिगर है, गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर रहा है, तो वो गैलीलियो से मिला था, काफी इंस्पायर्ड हुआ गैलीलियो से। और जब उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा तो गैलीलियो को एज ए कैरेक्टर जॉन मिल्टन ने अपनी बुक पैराडाइज लॉस्ट में लिया है, इसको एज ए कैरेक्टर गैलीलियो को। ठीक है, ये बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर रहा है और ये मार्टिन लूथर बहुत फेमस रिलीजियस रिफॉर्मर रहा है। तो इनके साथ बायरन खुद को कंपेयर करता है। ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन से 2 हिस्टोरिकल फिगर के साथ कंपेयर किया है डॉन जुआन में बायरन ने, तो ये है मार्टिन लूथर एंड गैलीलियो, ये 2 लोग हैं। चलो नेक्स्ट पोएम है द ब्राइड ऑफ एबिडोस। ये सिर्फ टाइटल याद करना है, ब्राइड ऑफ एबिडोस का। और उसके बाद है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। चाइल्ड से क्या मतलब है? यहाँ कोई चिल्ड्रन से या बच्चे से मतलब नहीं है, चाइल्ड से मतलब है यहाँ पे द वन हु बिकेम नाइट और हु विल बिकेम नाइट सून। ठीक है, तो ये मतलब है हेराल्ड पिलग्रिमेज। इन इट ही इन्वेंटेड बायरनिक हीरो। ये बायरनिक हीरो वाला कॉन्सेप्ट आता है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज से। इसका ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट है एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू लेंथ ए फ्लावर। इसको डेडिकेट किया गया है किसको? लेंथ, एक फ्लावर का नाम है लेंथ, उसको डेडिकेट किया है। बायरन ने कहा है आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं एक मॉर्निंग में उठा और मैंने खुद को बहुत फेमस पाया। किसकी वजह से? इस बायरनिक हीरो वाला जो कंसेप्ट है इसकी वजह से। इसमें कोटेशन है, दिस यूनिवर्स इज ए काइंड ऑफ बुक ऑफ विच वन हैज रीड ओनली फर्स्ट पेज, वन हैज सीन ओनली वंस ओन कंट्री, आई हैव लिव्ड थ्रू ए लार्ज इनफ नंबर विच आई फाउंड इक्वली बैड। कोटेशन है ये इंपॉर्टेंट, ये आपको
याद करनी है ये वाली कोटेशन। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज से एक बहुत फेमस कोटेशन आती है, देयर इज प्लेजर इन पैथलेस वुड्स, देयर इज प्लेजर इन पैथलेस वुड्स, देयर इज रैप्चर ऑन लोनली शोर, देयर इज सोसाइटी वेयर नन इंट्रूड, देयर इज सोसाइटी where none intrude by the deep sea and music in its roar. I love the man less but the nature more. This is the most important quotation. आगे मैंने शायद इसमें ऐड भी की होगी, ये रही, there is a pleasure in the pathless wood. एक 10,000 फीट वाली लाइन भी है इसी पोएम में। $10,000 feet over the ocean कि मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है लॉर्ड बायरन की क्या हुआ अगर इंसान ने सोचा कि उसके 10,000 जहाज अगर समुद्र में चल रहे हैं तो उसका कब्जा हो गया है। यहाँ पे नेचर के बारे में बात कर रहा है कि नेचर और इंसान दोनों का कंपैरिजन कभी नहीं किया जा सकता। इंसान की कोई औकात नहीं है नेचर के सामने। नेचर कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है पूरी जो क्रिएशन है उसको। ठीक है, तो ये 10,000 फीट वाली लाइन भी इसी पोएम में आपको मिलेगी, वो याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। उसके बाद है सी वॉक्स इन ब्यूटी, सी वॉक्स इन ब्यूटी, यहाँ टॉम स्टॉपर्ड का रेफरेंस है। टॉम स्टॉपर्ड रोट आर्केडिया, आर्केडिया एंड इट इन दिस वर्क ही यूज्ड लाइन सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये टॉम स्टॉपर्ड एक पोस्ट मॉडर्न राइटर है, बाद में यहाँ से लाइन ली उसने आर्केडिया में, अपने वर्क आर्केडिया में, एंड ही यूज्ड द लाइन सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये वाली लाइन यूज की है अपने वर्क में आर्केडिया में। आर्केडिया और किसने लिखा है पहले हम पढ़ चुके हैं। आर्केडिया इज रिटन बाय फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी ने लिखा है आर्केडिया टू एंटरटेन हिज सिस्टर मैरी हर्बर्ट। मैरी हर्बर्ट है उसकी, फिलिप सिडनी की बहन, उसको एंटरटेन करने के पर्पज से इसने लिखा है आर्केडिया। किसी स्पेनिश मॉन्टेमेर से इंस्पायर होकर इसको लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ये फिलिप सिडनी ने लिखा। चलो उसके बाद नेक्स्ट है बेप्पो, ए वेनेटियन स्टोरी। इट वाज रिटन इन ओटावा राइमामीटर। इट इज स्टोरी ऑफ लोरा एंड बेप्पो। लोरा और बेप्पो की स्टोरी है। बेप्पो जो है वो समुद्र में 3 साल तक खो जाता है, रास्ता भूल जाता है, और जब वो वापस, तो पीछे से इसकी जो वाइफ है लोरा वो एंगेज हो जाती है सम अदर पर्सन, नाम नहीं है उसको, द काउंट बोला गया है यहाँ पे, तो द काउंट के साथ एंगेज हो जाती है। लेकिन 3 साल बाद जब ये बेप्पो वापस आता है तो ये इस काउंट की फ्रेंड बन जाती है और वापस दोबारा किसके साथ मिल जाती है, लोरा और बेप्पो ये दोनों रिजॉइंस हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और इसके साथ फ्रेंड बन के रहती है वो। ये स्टोरी है इसकी बेप्पो वाली। उसके बाद है द विजन ऑफ जजमेंट। इट इज रिटन इन साउदेज रिप्लाई ए विजन ऑफ जजमेंट। ए विजन ऑफ जजमेंट में रॉबर्ट साउदे ने क्या किया, जो जॉर्ज थर्ड है, जॉर्ज थर्ड है, उसको प्रेज किया है। और द विजन ऑफ जजमेंट किसके रिप्लाई में लिखा, साउदे, रॉबर्ट साउदे के रिप्लाई में लॉर्ड बायरन ने लिखा है। लेकिन इस वर्क में इतना ह्यूमिलेट किया है लॉर्ड बायरन ने रॉबर्ट साउदे को कि ऐसा बोला जाता है कि ये कभी रिकवर ही नहीं कर पाया इस इंसल्ट से। इतनी ज्यादा बेइज्जती की साउदे की किसने, लॉर्ड बायरन ने, क्योंकि इसने क्या किया था, जॉर्ज थर्ड को प्रेज किया। और मोस्टली रोमांटिक्स राइटर जॉर्ज थर्ड को हर जगह पे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि ये एक बहुत ही नकारा निकम्मा राजा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था इसको पब्लिक से, देश से। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि ये एक स्टायर है, ये एक अटैक है किस पे, रॉबर्ट साउदे पे। रॉबर्ट साउदे का वर्क है ए विजन ऑफ जजमेंट और लॉर्ड बायरन का है द विजन ऑफ जजमेंट। ए और द में फर्क याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेजेप्पा। 1819 में लिखा गया है। इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलर लेजेंड अबाउट द अर्ली लाइफ ऑन इवान मेजेप्पा। इवान मेजेप्पा है, उसकी लाइफ पे बेस्ड है। ये एक मिलिट्री का लीडर है यूक्रेन में। अकॉर्डिंग टू द पोएम द यंग मेजेप्पा हैज ए लव अफेयर विद पोलिश काउंटेस। इसका थेरेसा के साथ अफेयर होता है while serving as the page as the court of the King John II. Countess Theresa was married
अफेयर किसके साथ होता है? थेरेसा के साथ, मैजेप्पा का। और मैजेप्पा की शादी हो जाती है किससे? एक ओल्डर काउंट से। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी उनका अफेयर कंटिन्यू रहता है, लेकिन बाद में जब पता चल जाता है इस ओल्डर काउंट को, तो वो उसको पनिश करता है मैजेप्पा को बाय टाइंग हिम नेकेड टू द हॉर्स वाइल्ड, ए वाइल्ड हॉर्स एंड सेटिंग द हॉर्स लूज। तो उसको नेकेड करके एक जंगली घोड़े पे बैठा देता है और उस घोड़े को छोड़ देता है खुला। द बल्क ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द romantic journey of the hero strapped to the horse. The poem has been praised for its vigorous style and its sharp realization of the feeling and suffering and endurance. तो ये इसकी जो वाइफ होती है थेरेसा, इसको इसने बहुत कुछ दिया था, बहुत सारे पैसे दिए थे, बहुत सारी ज्वेलरी दी थी। तो जब उसको पता चलता है कि इसका अफेयर इसके साथ है, तो वो उसे सारी ज्वेलरी है, सारा धन है, वो वापस ले लेता है और इसको पनिश करता है। किसको? मैजेप्पा को। मैजेप्पा को पनिश करता है, उसको नेकेड एक हॉर्स पे बैठा के और उसको छोड़ देता है जंगल में। रेफरेंस है यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन कैंडिडे ऑल फॉर द बेस्ट और बाय वोल्टायर। कैंडिडे वोल्टायर का वर्क है और इसका अल्टरनेट टाइटल है ऑल फॉर द बेस्ट, उस पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट वन, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। ये भी एक तरह से अटैक किया है किस पे? जो न्यू क्लासिकल राइटिंग है, न्यू क्लासिकल जो राइटर्स हैं उन पे। और कुछ एक राइटर ऐसे हैं, कुछ राइटर ऐसे हैं जो रोमांटिक एज के हैं, उनको भी इसने अटैक किया है, उन पे भी। यहाँ इमिटेट किया गया है डंसियार्ड, डंसियार्ड क्रिटिसाइज, ठीक है, उसकी अच्छी क्वालिटीज ज़्यादा बताई हैं इसने। और इसको जो न्यू क्लासिकल राइटर हैं और जो रेस्टोरेशन एज का राइटर है, जो ड्राइडन हो गया, ठीक है, और न्यू क्लासिकल का अलेक्जेंडर पोप हो गया, उनको प्रेज किया है, बट रोमांटिक्स को इसने क्रिटिसाइज किया है। पोप का इमिटेट किया गया है डंसियार्ड एंड क्रिटिसाइज रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड फ्रांसिस जोफ्री। इन तीन राइटर्स को इसने क्रिटिसाइज किया है, वर्ड्सवर्थ को, एस.टी. कॉलरेज को और फ्रांसिस जेफरी को। ही प्रेज्ड पोप, अलेक्जेंडर पोप को प्रेज किया है और ड्राइडन को प्रेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है पोएम ऑन वेरियस ओकेजन्स। ये सिर्फ आपको टाइटल याद करना है, पोएम ऑन वेरियस ओकेजन्स। उसके बाद है द कोर्सेर। कोर्सेर इज द टेल ऑफ ए पायरेट कैप्टन willing to risk the love of his life to save a slave in Turkish harem। ये किस पे बेस्ड है? एक पायरेट कैप्टन है जो जानबूझ के रिस्क ले लेता है अपनी लाइफ का एक स्लेव को बचाने के लिए। ये स्टोरी है कोर्सेर की। उसके बाद है लारा ए टेल। द नैरेटिव पोएम रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ फेटफुल रिटर्न ऑफ काउंट लारा टू हिज होम आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स अब्रॉड ट्रेवलिंग द ओरिएंट। तो ये लारा वापस घर आता है, ठीक है, ये उसके बारे में स्टोरी है। काफी टाइम तक अब्रॉड रहने के बाद वापस लौटता है, ये उसकी स्टोरी है। नेक्स्ट आती है सीज ऑफ कोरिंथ। ये सिर्फ टाइटल याद करना है। द डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड, ये सिर्फ टाइटल याद करना है। उसके बाद है मैनिफ्रेड। ये एक बार इसकी बेसिक रीडिंग आपको लेनी है। मैनिफ्रेड, इट इज ए घोस्ट स्टोरी एंड क्लोजेट ड्रामा। अब इन तीनों के बीच में जब ये लॉर्ड बायरन, पीबी शेले और मैरी शेले ये तीनों ट्रैवलिंग पे होते हैं, तो इनके बीच में एक बेट लगती है। तीनों के बीच में शर्त लगती है कि कौन बेस्ट स्टोरी लिख सकता है, और वो घोस्ट स्टोरी होनी चाहिए, मतलब गोथिक जोनरा में होनी चाहिए। तब वो लिखता है मैनिफ्रेड। लॉर्ड बायरन ने मैनिफ्रेड लिखा है। ये फर्स्ट, आई थिंक इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट वैम्पायर स्टोरी। और इसने लिखा था, पीबी शेले ने लिखा जस्ट्रोजी। जब उनकी तीनों की शर्त लगती है ना, तो ये इसने मैनिफ्रेड लिखा लॉर्ड बायरन ने, पीबी शेले ने जस्ट्रोजी लिखा और मैरी शेले ने लिखा फ्रैंकनस्टीन, ठीक है, ये तीनों ने लिखा था। तो इसमें से बेस्ट माना जाता है फ्रैंकनस्टीन को, मैरी शेले की बहुत ही बेहतरीन नॉवल है वो। उसके बाद नेक्स्ट है द टू फॉस्कारी एंड हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। द प्लॉट सेट इन वेनिस इन द mid 15th century is loosely based on the true story of the downfall of Francisco Foscari and his son Jacobo। ये स्टोरी है इसकी, कुछ खास ज़्यादा
इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। उसके बाद है टू थायरजा, इट इज ए ब्यूटीफुल एंड poignant elegy to the lost love, written in 1811. This poem is dedicated to memory of Thairza, a woman Byron loved deeply and who died of TB at the young age of 19. ये एक एलिजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एलिजी है। एलिजी किसकी डेथ पे लिखी गई है? बायरन एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम है थायरजा, उसकी डेथ पे इसको लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है द प्रिजनर ऑफ चिल्लोन, he modeled the poem written in terza rima on Petrarch's Tronfi and Dante's Divine Comedy। सिर्फ टाइटल याद करना है प्रिजनर ऑफ चिल्लो का भी। उसके बाद है ओल्ड फेमिलियर फेसिस, ये तो आगे उसका आ गया चार्ल्स लैम्ब का। बस ये राइटर, इसके बारे में इतना ही याद करना है। एक मिनट और देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो, इसका कोई टाइटल वगैरह। बस लॉर्ड बायरन के बारे में इतना ही है। ये 15-16 इनके जो टाइटल हैं वो याद करने हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये राइटर लॉर्ड बायरन वैसे पीबी शेले और जॉन कीट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बेसिक ही रीडिंग लेनी है, इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।